नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन पे कि जैसे आजकल वायरल बहुत हो रहा है। तो वायरल देखिए कॉमन सी चीज़ है वायरल इन्फेक्शन। वो गले में ही या तो होता है या फिर हमारे आसपास से ही जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है गले में तो वो से क्या है कि वो जो वायरल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए कुछ एक छोटी मोटी बातें हैं जिस पे हम ध्यान रखें तो वायरल से बच सकते हैं। जैसे घर में आप अगर एसी है और एसी यूज़ करते हो तो कोशिश करें एसी आपने कम से कम यूज़ करना है। जितना कम यूज़ करेंगे उतना ही ठीक है। पूरी रात एसी बिल्कुल नहीं यूज़ करें। अगर पूरी रात एसी यूज़ करते हैं तो वायरल तो होगा ही होगा और साथ में आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकते हैं। एसी कम से कम यूज़ करें। और दूसरा अगर आप कहीं सफ़र करते हैं तो जो आपकी गाड़ी है वो गाड़ी की एसी हो प्रॉपरली सर्विस होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे बारिशों में हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कहीं पानी में से गुजर रही है, कहीं कुछ जगह से गुजर रही है, उससे क्या है कि उसमें वायरस ग्रोथ जल्दी हो जाती है। जो गाड़ी का एसी है तो गाड़ी के एसी को प्रॉपरली साफ़ रखें। गाड़ी हर 15-20 दिन में अच्छे से साफ़ करवाते रहें ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, वायरस से आप बच सकें। बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म चीज़ें ना खाएं, इससे भी इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। ज़्यादा खट्टी दही या ज़्यादा खट्टा जैसे नींबू ना खाएं। ज़्यादा खट्टा तीखा ना खाएं, इससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। बाहर का ना खाएं, बाहर का गंदा मंदा ना खाएं, इससे वायरल हो सकता है आपको। फ्रिज का बिल्कुल चिल्ड पानी पियोगे उससे भी हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीज़ अवॉइड करें। ये सब कुछ आपने अवॉइड किया तब भी आपको वायरल हो गया, तब भी उस पर भी डिस्कस करते हैं क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले कि एक चीज़ और है, हम बच कैसे सकते हैं। ये एक टिप्स और है जिससे हम बच वायरल से बच सकते हैं। जैसे कि आप कहीं से बाहर से कहीं पे से भी आते हो तो अगर आपको चाय पीने की आदत है तो उसमें क्या है कि चाय में आप 4-5 काली मिर्च तोड़ के डाल दीजिए और फिर चाय पीजिए। चाय मतलब काली मिर्च आपने तब डालनी है जब आप चाय पत्ती डाल रहे हो, उसके साथ साथ काली मिर्च 4-5 तोड़ के डाल देनी है। अच्छे से उबलने देना है, फिर उस चाय को पीना है। आपका जो गले में हल्का फुल्का इन्फेक्शन आया होगा उससे क्या है कि वो ख़त्म हो जाएगा अब काली मिर्च की चाय से। चलिए ये थी आज की टिप्स। और हाँ एक बात और, जैसे आपको वायरल हो गया आप रिकवर कर रहे हो तो गाजर मटर बीन्स इसका पानी आपने सुबह शाम पीना है। इससे क्या है कि वायरल से रिकवरी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप बहुत जल्द रिकवर कर जाओगे। तो ये थी आज की टिप्स। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो 1 से 2 साल के बच्चे हैं उन्हें कई बार कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उस पर बात करते हैं क्यों होती है। ये जो छोटे बेबीज़ होते हैं 1 से 2 साल के, उनकी ग्रोइंग एज होती है। तो कई बार क्या होता है कि हम सारे नुस्खे कर रहे होते हैं, उन्हें लाइट खाना देते हैं, चल दूध में पता नहीं क्या क्या अजवाइन या जीरा जो सॉरी जो भी मतलब हाजमे वाली चीज़ है वो दे रहे होते हैं, ग्राई वाटर वगैरह दे रहे होते हैं, तभी उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे को कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी है। विटामिन मतलब कहीं ना कहीं विटामिन्स मिनरल्स की कमी है जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, जिससे उसे कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो क्या करिए, कभी भी आपको ऐसा लगता है बच्चा बहुत ज़्यादा काट रहा है और उसे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो एक तो आयरन आयरन ड्रॉप जो आता है वो शुरू कर दीजिए, और कोई भी मल्टीविटामिन ड्रॉप आते हैं वो शुरू कर दीजिए अपने पेडियाट्रिशियन से सलाह लेके। कहीं ना कहीं विटामिन्स मिनरल्स की कमी होती है तो तब भी बच्चों को वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, बच्चों को पानी वगैरह भी देते रहें। जैसे आप पता ही होगा अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है तो पानी वगैरह भी देना चाहिए, कढ़ाई वाटर वगैरह पिलाते रहना चाहिए। फिर भी कॉन्स्टिपेशन नहीं जाती तो आप बच्चे को मल्टीविटामिन देना शुरू कर दीजिए किसी भी अच्छे पेडियाट्रिशियन की सलाह लेके। मल्टीविटामिन और आयरन शुरू कर देना है आपने किसी भी पेडियाट्रिशियन से सलाह लेके, तो बच्चे का कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे जो है चला जाएगा। तो ये थी आज की टिप्स छोटे बच्चों के लिए। तब अगली बार फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल पे। जैसे कि आजकल लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं तो इस पे हम बात करते हैं
क्यों झड़ रहे हैं, कैसे झड़ रहे हैं, हमें उन्हें कैसे रोक सकते हैं झड़ने से रोकने के लिए। देखिए, बाल झड़ते हैं ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, अकेला एक रीज़न नहीं होते हैं। आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, जहाँ पर रहते हो वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ का ग्राउंड वाटर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। जो डेली रूटीन में पानी यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है कि आपका वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस एरिए का, सर्द है, गर्म है। दूसरा डिपेंड करता है कि जो आपकी जॉब रूटीन्स क्या हैं, ज़्यादा स्ट्रेस वाली जॉब तो नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़, कुछ फैमिली कंडीशंस है, फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रेस ना हो, तो वहाँ से भी दिक्कत होती है, वहाँ भी बाल आपके झड़ने शुरू हो जाते हैं। एन नंबर्स ऑफ रीज़न है बालों के झड़ने के, तो चाहिए उन पे ही बात करते हैं कि हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जैसे जिनके गंज पड़ गई है या जिनके कुछ एरिए में बाल नहीं है या पूरे सर में बाल नहीं है, तो फिर से बाल उग जाना कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करके, जैसे आजकल एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि ये आप यूज़ करिए बाल दोबारा उगने शुरू हो जाएंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल है। जहाँ बिल्कुल आपके एक सिंगल भी बाल नहीं है और वहाँ दोबारा से बाल उगना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। देखिए, गंज पड़ गई है तो इन चीज़ों में ना आए, या फिर कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में बिल्कुल बाल नहीं है तो आप या तो सीधा विग पे जा सकते हैं या फिर पैच लगवा लीजिए वहाँ पे, या फिर सीधा हेयर ट्रांसप्लांट पे। इधर उधर की बातों में मत पड़िए, कुछ नहीं होना है इनसे, ये आपकी टाइम की और पैसे की वेस्टेज होती है। हाँ, झड़ने से पहले अगर हम ट्रीटमेंट करें तो ऑब्वियस है कि झड़ने से हम रोक दें उन्हें तो बाल अपने आप घने होने लगते हैं, ये ट्रुथ है। बट अगर वहाँ पे गंज पड़ जाए तो वहाँ पे उगना बड़ा मुश्किल होता है बालों का। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपको दिखने लगता है, या फिर आप ध्यान से देखिए, अगर आपके बालों में गैप कम है, मतलब कि जो बालों की सघनता है या घनता है जिसे बोलते हैं वो कम हो रहा है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो वहाँ पे मतलब बाल मतलब जो डेंसिटी है वो कम है वहाँ पे, मतलब कम उग रहे हैं बाल वहाँ पे, मतलब कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गंज पड़ती जा रही है, आपके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं वहाँ से। तो उस टाइम जैसे भी आपको ये चीज़ देखे, आप तुरंत अवेयर हो जाइए और कंसर्न हो जाइए इस चीज़ के लिए कि देखिए, कुछ बुरी आदतें भी हैं जिनसे कि बाल झड़ते हैं, उन आदतों को हम सुधार सकते हैं। सिंपल तो सबसे पहला है कि पानी, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का पानी कैसा है, अगर उसमें मिनरल ज़्यादा होंगे, खारा पानी होगा वो, या जिस पानी में शोरा ज़्यादा आता है तो वहाँ पे पानी से आप नहाएंगे, धोएंगे, बाल धोएंगे तो बस है कि वहाँ झड़ने शुरू हो जाएंगे। देखिए, आप कहीं पे शोरा पानी आ रहा है उसे आप पहचानोगे कैसे? सिंपल बात है, हर एक के घर में गीज़र लगा हुआ है। अगर मान लो कि 2 साल या 1 साल में आपको हर साल या हर 2 साल में आपको गीज़र ठीक करवाना पड़ता है, शोरा जम जाता है गीज़र में, तो इसका मतलब है कि आपके एरिया का पानी सही नहीं है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो उससे वहाँ पे आप अगर वो पानी को आप पियोगे या फिर उनसे बाल धोगे तो दिक्कत हो सकती है, बाल आपके झड़ने शुरू हो सकते हैं। दूसरा रीज़न है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं सर्दियों में, मैंने देखा है। तो आप इतने ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो बाल क्या है कि रूखे हो जाते हैं, रूखे होकर उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अब ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाइए, हल्का गुनगुना पानी हो, थोड़ा सा ठंड लगने दें अपने शरीर को, इतना पानी हो और उससे नहाएं। अच्छा, दूसरा है कि आप घर में साबुन या शैम्पू एक ही तरह का यूज़ कर रहे हो बार बार, या तो बार बार एक ही तरह का साबुन यूज़ कर रहे हो, रोज़ वही साबुन लगा रहे हो, या फिर रोज़ एक ही शैम्पू यूज़ कर रहे हो, तो नहीं, ये नहीं करना है। शैम्पू जो है आपने बदल बदल के यूज़ करना है, कोई भी शैम्पू यूज़ करें XYZ। वैसे तो आप आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करना ज़्यादा बेटर है केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करने से। आजकल मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू ले लीजिए या आयुर्वेदिक साबुन ले लीजिए जो बालों के लिए अच्छा है, तो उन्हें भी आप रेगुलर न लगा के बदल बदल के लगाएं। या जैसे तेल आते हैं आजकल बालों को बढ़ाने वाले, n नंबर्स ऑफ तेल पड़े हैं, कोई भी तेल उठा लीजिए, उनसे अपने मालिश कर लिए तो उससे ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि आपने मालिश अच्छे से करनी है, कोई भी तेल हो। दूसरा है
एक और पॉइंट है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप कंघी की बजाय आप ब्रश यूज करें। जो ब्रश फ्लैट ब्रश आते हैं वो यूज़ करें, क्योंकि कंघी जो है कि बालों को ज़्यादा पुल करते हैं और उससे क्या है कि बाल टूट के गिरने लगते हैं। जो ब्रशेज है उससे क्या होती है, एक तो वो हल्के होते हैं, आपके बाल नहीं झड़ने तोड़ेंगे इतने। दूसरा है कि उनसे ना सर की बड़ी अच्छे से मालिश हो जाती है। मान लो आपने तेल लगा लिया, तेल झड़ने वाला बाल ले आए और लगा लिया, बट मालिश करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो क्या करें, उसे आप सुबह जैसे कोई भी तेल यूज़ करते हैं उसकी जगह आप वो ये तेल यूज़ करें और उसे कंघी करते रहें। 5-10 मिनट कंघी चलाते रहे अपने बालों में। उससे क्या कि जो कंघी के सहारे ही जो तेल है उनके बालों के जड़ों तक पहुंच जाएगा। या तो शाम को ऐसे ही करें, तेल लगाया मतलब कंघी फेरते रहें सर में, तो सही कि उस कंघी फेरने से आपके बालों की मालिश हो जाएगी, आपके बालों के जो जड़ है उसकी मालिश हो जाएगी और उससे क्या है कि ग्रोथ आपके बाल की अच्छी हो जाएगी। अच्छा, खान पान में जैसे आप सैलड सुलैड खाते हैं तो एक तो आपने टमाटर ऐड करना है सलाद में। अगर सलाद खाते हैं तो टमाटर, नींबू और गाजर ये सैलड में ज़रूर खाएं, क्योंकि हमें लाइकोपिन भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए, तो इन दोनों में ही होता है। तो अब ये चीज़ डाइट में लें। और अगर आपके फिर भी ज़्यादा झड़ रहे हैं बाल, ये सारी चीज़ें आपने कर दी, तो फिर को अपने अपने मेडिकल टेस्ट कराएं, कहीं कोई हार्मोन की दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे लेडीज़ हैं उनका अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तब भी बाल बहुत झड़ते हैं। मेल्स में भी यही चीज़ है, लेकिन मेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेडीज़ में होता है। तो आप अपने सारे हार्मोन्स टेस्ट कराइए, या और भी कई टेस्ट, कुछ भी टेस्ट हो सकते हैं। एक बार आप मेडिकली ओके हो जाए, चेक करवा लें कि हाँ मेडिकली सब कुछ सही है ना, कहीं कुछ और कमी और हम ट्रीटमेंट नुस्खे अपना रहे हैं और उससे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपना सारा एक बार चेकअप ज़रूर करवा लीजिए। दूसरा है, अपने बालों के साथ फालतू के केमिकल ट्रीटमेंट मत करिए। कलर ज़्यादा करने हैं, कभी कुछ कलर डाल रहा है, कभी कुछ कलर डाल रहा है, केमिकल ट्रीटमेंट ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में आपको ये चीज़ें परेशान करेंगी, आपके बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि उन केमिकल से आपके बालों के जो जड़ें हैं कमज़ोर हो सकती हैं। तो प्लीज़ ये केमिकल्स मतलब जितना भी एक्सपेरिमेंट है वो कम से कम अपने एक्सपेरिमेंट को लिमिटेड रखें अपने बालों के लिए, उससे ज़्यादा वो यूज़ ना करें, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें अपने बालों पे। तो चलिए, ये तो कुछ बातें अपने बालों के लिए। तब अगली बार फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसे किसी को डायबिटीज़ या शुगर है तो उसमें क्या है कि चीनी तो बिल्कुल बंद हो जाती है, मीठा बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, जो नेचुरल उसका अल्टरनेटिव है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, किसी को भी शुगर है तो शुगर तो बंद करनी पड़ेगी, साथ के साथ जो भी वाइट चीज़ें हैं जैसे चीनी, मैदा, नमक, ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं हमें। तो जैसे आपने मैदा बंद कर दिया तो मैदे का तो अल्टरनेटिव गेहूँ है, होल व्हीट जिसे बोलते हैं, मिक्स करके वो है। और नमक का तो सब्स्टिट्यूट सेंधा नमक मिल गया। चीनी का सब्स्टिट्यूट है गुड़। गुड़ देखिए, मसाले वाला गुड़ नहीं, देसी गुड़ आता है एक। पंजाब, अगर आप पंजाब, हरियाणा या यूपी में कहीं जाएंगे जहाँ गन्ने की खेती होती है, वहाँ देखिए दशहरे के बाद से लेके सावन तक खूब गुड़ बनते हैं, खेतों में खूब गुड़ बनते हैं, मतलब जितना मर्जी खा लें उतना ही कम है आपके लिए। बहुत गुड़ बनते हैं पंजाब, हरियाणा या यूपी में जहाँ भी गन्ने की खेती होती है। तो ये बेसिकली जो देसी गुड़ है ये आता है दशहरे के बाद से लेके सावन तक, बीच में 3-4 महीने का गैप होता है, उसमें आप मिश्री वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में एज अल्टरनेटिव। शुगर का अल्टरनेटिव जो है, सबसे पहला अल्टरनेटिव तो देखिए, शुगर तो अल्टरनेटिव मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शुगर का अल्टरनेटिव क्यों ढूंढ रहे हैं, बल्कि शुगर तो हमें खानी नहीं चाहिए, चाहे आपको शुगर हो या ना हो। उसकी जगह हमें अपनी डाइट में देसी गुड़ ऐड करना चाहिए। चीनी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, चीनी तो एक मीठा जहर है हमारे शरीर के लिए। इसमें बहुत सारी स्टडीज आएंगी आगे, देखना। अब ये जो मीठा है, ये जो वाइट चीज़ें हैं, ये जो रिफाइंड चीज़ें हैं, चीनी, मैदा, इनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता चलती जाएंगी। बेसिकली स्टडी आ चुकी है, जैसे जो भी वाइट चीज़ें हैं ये कैंसर कॉज भी होती है, जितनी भी रिफाइंड चीज़ें होती हैं। मैं भी
बॉडी में कैंसर का रूप ले सकती हैं, क्या ये कैंसर भी डेवलप हो सकती हैं। तो इन जो भी वाइट चीज़ें, इन चीज़ों का जो भी या रिफाइंड चीज़ें, इन चीज़ों का तो हमें सेवन करना ही नहीं चाहिए। तो शुगर है या नहीं है आपको, आपने अपनी डाइट में गुड़ ऐड करना है। मीठे की जगह आप देसी, मीठे के लिए आप देसी गुड़ का ही इस्तेमाल करें, जो ये दशहरे से लेके सावन तक आता है। सावन में क्या होता है, अगर गुड़ मिलेगा भी ना, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और ख़राब हो जाता है, उसमें मॉइस्चर लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए 3-4 महीने गुड़ नहीं मिलता, बाकी भरपूर गुड़ मिलता है दशहरे के बाद लेके सावन तक। तो उस देसी गुड़ को का यूज़ करें आप, जितना यूज़ करते हैं। देखिए उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको तो अगर डायबिटीज़ है तो आपको मीठे का बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव मिल गया, गुड़ खाएं। दूसरा है कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह बिल्कुल नहीं रहेगी, जो शुगर को कम करने में हेल्प करती है। जैसे अगर आपको शुगर है और कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो शुगर लेवल आपका अल्टरनेटिवली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अपने आप ही बढ़ेगा। तो इसलिए अपना पेट ठीक रखना ज़रूरी होता है। तो गुड़ खाते हैं तो क्या है कि आपका जो है पेट सही रहता है। दूसरा है कि जो आपका जो आयरन लेवल है वो कम नहीं होने देता गुड़। अगर आपको जैसे फैटी लीवर है तब भी गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है उसमें। तो देसी गुड़ खाएं जितना खा सकते हैं। एज अल्टरनेटिव ऑफ शुगर समझ लें, या फिर उसे अल्टरनेटिव ना समझ के देसी गुड़ को ही मेन डाइट में आप शामिल करें एज ए स्वीट के रूप में। जो भी स्वीटनर यूज़ करते हैं उसकी जगह आप देसी गुड़ का यूज़ करें, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। बच्चों को दे, आप खाएं। तो देसी गुड़ मैं फेवर करूँगा आपको, यही सबसे बढ़िया और सबसे आसान अल्टरनेटिव है देसी गुड़ शुगर में जो है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन पे या बीपी पे, कि बीपी को कैसे कंट्रोल में रखें विद डाइट और सिंपल रूटीन फॉलो। देखो, मेडिकल टर्म में बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पता नहीं चलता हमें, बीपी का कभी भी पता नहीं चलता। जब हम चेक कराते हैं नहीं पता चलता कि बीपी हमारा कम है या ज़्यादा है। तो आप रूटीन चेकअप में अपना बीपी ज़रूर चेक कराते रहें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, बीपी है, तो जो भी आपकी मेडिसिन चल रही हैं उसे रेगुलर लेते रहें और टाइम से लेते रहें, कभी भी स्किप ना करें। उसके अलावा आप बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए सिंपल जो मैं डाइट बता रहा हूँ वो डाइट फॉलो करिए, और साथ में जो डेली रूटीन्स हैं वो भी फॉलो करिए। उससे क्या है कि आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। दूसरा है कि आपकी डोज नहीं बढ़ेगी, जो भी बीपी की आपकी दवाई चल रही हैं वो दवाइयाँ नहीं बढ़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए हम मेजर 2 कैटेगरी में बात कर सकते हैं। फर्स्ट है एक तो खाने पीने की आदत बदल कर, सेकेंड है कुछ अच्छी आदतें अपना कर। अच्छा, नंबर 1, सबसे पहले तो बीपी कंट्रोल में रखने के लिए सारी वाइट चीज़ें, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो सारी वाइट चीज़ें बंद कर दीजिए। जैसे नमक, चीनी, मैदा, बटर, वाइट ब्रेड, चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑयली फूड, जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं ये सब बंद कर दीजिए। चटनी अचार वगैरह बिल्कुल बंद कर दें, जो भी चटपटी चीज़ें हैं, क्योंकि इनमें नमक और मसाला ज़्यादा होता है, जो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, आपके बीपी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, खाने में अगर आप वाइट नमक यूज़ करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसकी जगह सेंधा नमक यूज़ करें। कभी भी खाने में ऊपर से नमक न डालें। इवन अ सिंगल पिंच ऑफ साल्ट इज़ नॉट अलाउड इफ़ यू आर ए बीपी पेशेंट। अच्छा, रात को हैवी खाना ना खाएं और 7-8 बजे तक अपना जो भी डिनर है वो फिनिश कर लें, क्योंकि हैवी खाना खाओगे तो आपको गैस बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि आप बीपी की इतनी दवाइयाँ खा रहे हो और ऊपर से आपने हैवी खाना खा लिया, तो ऑब्वियस है कि गैस तो बनेगी। उससे क्या है कि आपको मॉर्निंग में आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, सर दर्द रहेगा, कुछ भी रह सकता है, बीपी भी ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, और अच्छी नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। सुबह शाम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें। एक्सरसाइज कुछ भी नहीं पता तो नॉर्मल सी, जैसे हम स्कूलों में पीटी करते थे वो पीटी कर सकते हैं। बट कभी भी एक्सरसाइज जो है फोर्सफुली ना करें, जितना हमसे होता है उतना ही करें। चीनी की जगह गुड़ का सेवन करें, जैसे कि जैसे पहले वीडियो में हमने बताया था, वैसे ही गुड़ का सेवन करें चीनी की जगह। तेल, आटा वगैरह ये सब बदल बदल कर खाएं। कुछ भी चीज़ें जो हैं लगातार नहीं खानी है आपने, हमेशा बदल बदल कर खानी है। रिफाइंड हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, फास्ट फूड, ये सब बंद कर दें। पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह की तरफ तो देखे भी ना। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में आते हैं, कुछ अच्छी आदतें अपना अगर हम बीपी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं।
पहली तो बात है कि आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं, कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ दें। सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो सकती, इसे एक्सेप्ट करें। नंबर 2, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, हम्बल रहें, पोलाइट रहें, गुस्सा करना छोड़ दें। और थर्ड पॉइंट है, घर के आंगन या गमले में वाइट फूलों वाला सदाबहार का पौधा लगाएं और उसके 2-3 पत्ते रोज़ खाएं। हो सके तो कड़ी पत्ता भी अपने घर में लगा रहे हैं, उसके पत्तों का भी सेवन चाहे सब्जियों में कर सकते हैं, चाहे आप उसे कच्चा भी खा सकते हैं। अच्छा, डेली 1 अखरोट का सेवन करें, 1 या आधा अखरोट खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं। इससे क्या है कि आपका हार्ट जो है जो हार्ट की मसल्स हैं वो इम्प्रूव करेंगी। बिल्कुल दवाई की तरह खाएं, आधा या 1 अखरोट रोज़। एक आध बादाम खा लिया साथ में। कभी कभार दाल में या फिर सब्जी में देसी घी डाल 1-2 चम्मच देसी घी डाल के भी खा लिया करें। उससे क्या है कि आपको शरीर को थोड़ी बहुत चिकनाहट मिलती रहेगी। चिकनाहट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमेशा अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज रखें, काम और पर्सनल लाइफ को मिक्स ना करें। फैमिली को भरपूर टाइम दें, वही सबसे बड़ी कमाई और वही सबसे बड़ा धन है। ये सारी अच्छी आदतें ज़रूर अपनाइए। और जो आपकी बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं उसे ज़रूर टाइम से खाते रहिए, कभी भी अब वो दवाइयाँ स्किप ना करें। अच्छा, बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए आप मेरी पहली वीडियो ज़रूर देख लें। वो सारी रूटीन आदतें, वो सारी अच्छी बातें और जो है सारी चीज़ें आप अपना कर अपना बीपी कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, बीपी और वेट जो है एक दूसरे से ही लिंक होती हैं, वाइस वर्सा होती हैं। आप डेली रूटीन फॉलो करिए, डाइट फॉलो करिए, इससे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा और साथ के साथ जो आपकी बीपी की दवाइयाँ हैं, डोज़ है, वो नहीं बढ़ेंगी। टारगेट रखिए कि आप अपनी जो बीपी कंट्रोल में रखें और जो दवाइयों की डोज़ है वो बिल्कुल बढ़ने ना दें। सेकंड टारगेट रखिए कि आपने अपनी डोज़ जो है, बीपी की जो दवाइयों की डोज़ है वो कम से कम करते जानी है धीरे धीरे, अपनी एक्सरसाइज के थ्रू, डाइट के थ्रू, डेली रूटीन स्ट्रिक्टली डेली रूटीन जो है फॉलो करिए। अगला हमारा टॉपिक होगा फैटी लीवर में, क्योंकि आजकल फैटी लीवर की शिकायतें बहुत आ रही हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेस्टाइशनल डायबिटीज़। मतलब कि जो डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसे जेस्टाइशनल डायबिटीज़ कहते हैं। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका शुगर लेवल जब ज़्यादा आने लगता है उसे हम जेस्टाइशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ड्यूरिंग जेस्टाइशनल डायबिटीज़ आपने क्या सावधानी रखनी है, कैसे ध्यान रखना है। क्योंकि जेस्टाइशनल डायबिटीज़ में आप ज़्यादा स्ट्रिक्शन भी नहीं डाल सकते, क्योंकि अंदर एक जान पल रही होती है, तो उसे भी डाइट चाहिए होती है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे हम अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तब आप दवाइयों से कंट्रोल करें, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अदरवाइज डिलीवरी के टाइम काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि हमें जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के टाइम में हमें क्या क्या डाइट्स लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो शुगर लेवल है उस टाइम ठीक रहे। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको शुगर डायग्नोस हुआ है, डायबिटीज डायग्नोस हुआ है, तो सबसे पहले तो सारी वाइट चीज़ें अपने डाइट में से हटा दीजिए। जैसे शुगर हो गया, मैदा हो गया, सब चीज़ हटा दीजिए। शुगर की जगह आप जैगरी या गुड़ का इस्तेमाल करें, देसी गुड़ का इस्तेमाल करें, वो बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, फ्रूट खाते हैं तो ऐसे फ्रूट खाएं जो इसमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसे पपीता हो गया, नाशपाती हो गया, अमरूद हो गया। ये सब चीज़ें खाएं जिनमें फाइबर ज़्यादा है। दिन में 1 बार करेले का पानी ज़रूर पिएं। बॉयल बिटर गार्ड जो वो वाटर होता है वो आपने पीना है डेली। कोशिश करेंगे सुबह शाम आप करेले का पानी पिएं, करेलों को उबाल के उसका पानी पिएं। हफ्ते में 2 बार क्या है कि आप मटर, गाजर और बीन्स का पानी पिएं। इससे क्या होगा कि कोई भी जो इन्फेक्शन है आपको जो है इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, आप बीमार जल्दी नहीं पड़ोगे। कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने स्वस्थ रहना है। तो ये जो क्या है कि
गाजर, मटर और जो बीन्स का पानी है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर ये पी लें। अगर अब मान लो कभी आप बीमार पड़ गए, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी है या वैसे ही बीमार पड़ गए, तो ये पानी हमें पीना चाहिए। गाजर, मटर और बीन्स का, गाजर, मटर और बीन्स को उबाल के उसका पानी पीना है। अच्छा, खाने के तेल में आप मूंगफली का तेल यूज़ करें, वो ज़्यादा ठीक है, आपको शुगर में कंट्रोल रखेगा। रिफाइंड वगैरह बिल्कुल यूज़ ना करें। अच्छा, आटे में चने का आटा मिला के उसकी रोटी बना के खाएं, या फिर मिस्सी रोटी बनाएं, अपने डाइट में ऐड करें, मिस्सी रोटी खाएं। मीठा खाने का मन करता है, चॉकलेट वगैरह खाने का मन करता है, तो चॉकलेट की जगह आप गुड़ रखें, या फिर कुछ भी गुड़ से बनी हुई चीज़ें रख सकते हैं। जैसे गुड़ के लड्डू होते हैं जो गुड़ से बने होते हैं, या फिर गजक होती है गुड़ की रेवड़ियाँ होती हैं, वो रखे हो। मीठा खाने का मन करे तो चॉकलेट की जगह आप ये चीज़ें खाएं। फ्राइड चीज़ें हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करती हैं, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो शुगर आपकी वैसे ही बढ़ जाएगी। शाम को जल्दी खा लें और थोड़ा खाएं। तो ये थोड़ी बहुत ही जो बातें हैं वो आप फॉलो करके अपना जो है शुगर लेवल कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा ना ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान डाइट को। अपनी डाइट तो लेनी ही पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी 2-4 टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप मेडिसिन भी लीजिए साथ में, और ये साथ में जो 2-4 टिप्स हैं वो भी यूज़ करें, इससे आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। आपके जो है इंसुलिन से आप बच जाओगे। कोशिश करें आप अपना वेट मेंटेन करने की, ज़्यादा ओवर वेट ना होने दें खुद को प्रेगनेंसी के दौरान। ये भी आपको जो है शुगर कंट्रोल में रखने में हेल्प करेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर को ईज़िली आप कम से कम 20 रीडिंग तक नीचे कर सकते हो। मतलब 20 पॉइंट तक आप नीचे ला सकते हो। मान लो कि आपका ब्लड प्रेशर 160 के आसपास है, तो अगर आप वो डाइट टिप लोगे, वो फॉलो करोगे, तो नेचुरली आपका 140 तक आ जाएगा। या फिर आप प्री हाइपरटेंशन में जा रहे हो, 140-90 आ रहा है, आप वो डाइट में ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली आपका बीपी जो है सही आ जाएगा। आपको मेडिसिन पे ज़रूरत नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्री हाइपरटेंसी की स्टेज में हो तो चलिए बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। उससे पहले मैं कुछ एक चीज़ बता दूँ। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो जैसे मैंने लास्ट हमारे वीडियो में बताया था कि जो भी वाइट चीज़ें हैं वो सारी हमने बंद कर देनी है। चीनी, नमक, मैदा, ये सब बंद कर देना है। फैटी फूड्स कम खाने हैं आप। और सबसे गांठ बांध लें कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका जो BMI है, बॉडी इंडेक्स जो है, 25 से ऊपर नहीं होने देना है आपने। मतलब खुद को ओवरवेट नहीं होने देना है। बस ये चीज़ ध्यान रखिए, BMI अपना चेक कीजिए, 25 ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे आपको किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर आप प्री हाइपरटेंशन में जा रहे हैं। जैसे प्री हाइपरटेंशन किस स्टेज को कहते हैं, जहाँ हाइपरटेंशन डेवलप होने लगती है। जैसे किसी का BP 140-90 आ रहा है, तो ये प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है। इसे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ डाइट में एक चीज़ आपने ऐड करनी है, वो क्या है मैं बताता हूँ। वो है सेंधा नमक। जो भी आप सब्जी वगैरह बनाते हो उसमें सेंधा नमक यूज़ करिए। जो वाइट नमक यूज़ करते हैं उसे बिल्कुल हटा दीजिए अपनी लिस्ट से। और जो भी खाना है, जो भी सब्ज़ी बनती है, उसमें ऊपर से कभी भी नमक नहीं डालना। बस ये टिप है, आपकी जो BP की जो रीडिंग्स है कम से कम 20 पॉइंट नीचे आएगी सिर्फ सेंधा नमक अपनी डाइट में ऐड करने से। तो ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स थी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, कि आप सेंधा नमक यूज़ करिए। अगर यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में हो। देखिए, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ यूज़ करना। इससे क्या होगा कि आप आगे दवाइयाँ शुरू होने से आपकी बच जाएगी BP की, और आप ऑटोमेटिकली नेचुरली अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लोगे। अगर बढ़ गई, दवाइयाँ चल गई, फिर तो देखिए वो रिवर्स प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है। तो उससे पहले सचेत हो जाइए। और प्री हाइपरटेंशन है तो अपनी डाइट में सेंधा नमक यूज़ कर दीजिए, और वाइट नमक को नमस्ते कर दीजिए, तो आपका BP सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आपकी इम्पोर्टेंट टिप। अगली बार फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ग्लो नेचुरली। देखिए, यहाँ पे ग्लो से मतलब है कि अंदर से आपने अपने शरीर को कैसे एक जो आपके विषैले तत्व वो बाहर निकालने। इसका मतलब है आप जब विषैले तत्व निकलेंगे बाहर या जहरीली चीज़ें आपके शरीर से निकल जाएंगी तो वैसे ही आप ग्लो करोगे, वैसे ही आपका स्किन जो है ग्लो करेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक डिटॉक्स करना है आपके शरीर को, जिससे कि आपके जो चेहरे की चमक है वो लौट आए। और ये जो चमक है आपकी नेचुरल होएगी, ऐसा नहीं आपने कोई कॉस्मेटिक यूज़ किया ऐसा को। अब जितना मर्जी कॉस्मेटिक जितना मर्जी यूज़ कर लें, जब तक आपका शरीर डिटॉक्स नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, आपके शरीर में कभी ग्लो नहीं आएगा। आप गोरे हो सकते हो लेकिन ग्लो नहीं करेगा चेहरा। मतलब कि ग्लो तभी करेगा जब आपके शरीर से ये विषैले तत्व या जहरीले तत्व ये निकल जाएंगे बाहर, तभी आप ग्लो करोगे। तो उसके लिए आज आपको एक नुस्खा बताऊंगा, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, जिससे आपका जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करेगा। अच्छा, ये चीज़ें आप जो मैं बताऊंगा अगर वो चीज़ें आप करोगे तो अगर आप डायबिटिक हो तो डायबिटिक में भी बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर आपका लीवर फैटी है, मोटापा है आप में, तब भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इन सारी चीज़ों में फ़ायदा करेगा आपको। अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, तब भी ये नुस्खा काम करेगा। आपको कोई भी दिक्कत हो वो दिक्कतें धीरे धीरे कम होंगी, ये चीज़ें करोगे आप तो वैसे आपकी दिक्कतें ख़त्म होंगी, तो वैसे ही आप ग्लो करोगे। सबसे पहले चलते हैं करेले का पानी। आपने क्या करना है, करेला लेना है। करेला आपने काटा, छीला, अच्छे से धोया हुआ है, उसे मतलब 200 ग्राम तक करेला लेना है कटा हुआ। उसे आपने अच्छे से उबालना है पानी में, और उस पानी में आपने स्वाद अनुसार काला नमक डालना है। 4-5 जो साबुत काली मिर्च है वो तोड़ के डाल दीजिए और उसे अच्छे से उबालिए। मतलब जब तक आपका करेला पक ना जाए तब तक उसे उबालिए। और देखिए, ध्यान रखिए, धीमी आंच में आपने उबालना है, ये नहीं कि आपने तेज़ आंच में उबालना है। धीमी आंच में उसे उबलने दीजिए अच्छे से, जब तक करेला पक ना जाए। उसके बाद आप उस पानी वो करेले के पानी को छान लीजिए और उस पानी को आप सुबह शाम पीजिए। देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको आपका शुगर बड़ी जल्दी अच्छे से कंट्रोल होगा इसमें। जी, आप मेडिसिन ले रहे हो तब भी आपकी जो फास्टिंग शुगर 160 180 आ रही है, अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं, करेले का पानी पीते हैं सुबह शाम, तो आपको विद इन अ वीक आपका जो शुगर है 100 से नीचे आना शुरू हो जाएगा। मतलब 100 से नीचे आएगा आपका शुगर। हफ्ता 2 हफ्ता जैसे ही आप यूज़ करोगे तो धीरे धीरे देखना आपका जो स्किन है वो ग्लो करने लगेगा। आप नोटिस करना पहले दिन से और 10 दिन के बाद आपके स्किन में कितना फ़र्क आया है, ये आपको शीशा देखते ही पता चल जाएगा। ऐसे ही आप दूसरी सब्जियों से भी अपना शरीर डिटॉक्स कर सकते हो, बट करेले का पानी प्रायोरिटी पे, वो सबसे अच्छा है। उसके बाद आता है दूसरी सब्ज़ी, जैसे आपने गाजर, मटर और बीन, ये तीनों चीज़ें ले ली, तीनों सब्जियां ली और तीनों को उबाला, पानी डाला, उसमें नमक डाला स्वाद अनुसार, 4-5 काली मिर्च डाली तोड़ के, और उसे उबाल लिया। जैसे हमने करेला पकाया वैसे ही पकाया आपने अच्छे से। सारी सब्जियों के पकने तक आपने उसे उबालते रहना है धीमी आंच पे। उसके बाद वो पानी छान लीजिए जो सब्ज़ी का है, और उस पानी को सुबह शाम पीजिए। ये क्या है कि आप अगर आपका फैटी लीवर है तो उसमें बहुत ही असरदार है ये गाजर, मटर और बीन का पानी। हाँ, अगर आप जैसे वायरल फीवर से अगर आप रिकवर कर रहे हैं तो उस टाइम में अगर आप यूज़ करोगे तो देखना आपकी रिकवरी कितनी अच्छी होती है। ये जो गाजर, मटर और बीन का पानी है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो ये जो 2 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं अपने स्किन को ग्लो करने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए। जैसा भी आप ठीक समझे, आपने ग्लो ग्लो करने के लिए यूज़ करना है तो ग्लो करने के लिए यूज़ करें, ठीक रहने के लिए यूज़ करना है तो ठीक रहने के लिए यूज़ करिए। दोनों में ही आपको असर दिखेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस वेट विदाउट एक्सरसाइज। इसे हम मेजर 3 कैटेगरी में कवर करेंगे। डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। डूज, क्या करना चाहिए। एलईए, लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मतलब हम लिटिल और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं अपने वेट को मैनेज करने के लिए। वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हमें खुद का बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स पता होना चाहिए। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है बिलो 25 होना चाहिए, मतलब 25 से कम होना चाहिए और 19 से ऊपर होना चाहिए। 25 से ऊपर है तो आप ओवरवेट हो, 30 से ऊपर है तो ओबेज हो, मतलब मोटापा है आप में, और अगर 19 से नीचे है तो आप अंडरवेट हो।
जो बॉडी मास इंडेक्स है आप गूगल से सर्च करके कहीं से भी आप देख सकते हो। बस आपको अपना वेट पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। आप बॉडी मास इंडेक्स आराम से निकाल सकते हो गूगल में से देख के। वहाँ से आपको गूगल में से बॉडी मास आपका BMI स्कोर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब देख क्या नहीं करना वो बताता हूँ मैं। अब वेट मैनेजमेंट के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें ये हैं कि जितने भी वाइट चीज़ें हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। इन वाइट चीज़ों में सबसे पहला नंबर है चीनी, मैदा, नमक, चावल। ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी तरह बंद कर दें या फिर कम करें। दूसरा पॉइंट है बाहर का खाना। बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाहर का खाना देखिए कैसे तेल में तल रहा है, क्या कितनी बार तल रहा है, हमें बिल्कुल नहीं पता। और जंक फूड, ऑयली फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी बंद कर दीजिए अगर आपने अपना वेट कंट्रोल में रखना है तो। थर्ड पॉइंट है कुछ बैड हैबिट्स हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए, जैसे रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, दिन में कई बार खाना। ये जो हैं अच्छी आदतें नहीं हैं, इन्हें हमें छोड़ देनी चाहिए। एक हमारा पॉइंट है खाना बनाने का तरीका बदलें। कुकर का इस्तेमाल कम से कम करें। खुले बर्तन में खाना बनाएं, जैसे हांडी हो गई या फिर कढ़ाई हो गई, इनमें सब्जियां बनाएं और धीमी आंच से बनाएं। इससे क्या है कि खाना अच्छे से पकता है। कुकर में क्या है खाना गलता है जो कि हजम नहीं होता, अपचन रहती है। कढ़ाई में हो गया या भगोने में हो गया या फिर हांडी में हो गया, खाना बड़े अच्छे से बनता है। चौथा हमारा पॉइंट है माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम से कम करें। और एक और, हाँ, फ्रिज का जो ठंडा पानी है, कई लोग चिल्ड पानी पीते हैं। चिल्ड पानी तो बिल्कुल मत पीजिए, आप नॉर्मल पानी पीजिए। कोशिश करें हमेशा नॉर्मल पानी पीने की। उसके बाद और दूसरा है कि कोशिश करें कि खाना ताज़ा ही खाएं। हाँ, अगर कभी कभार ज़्यादा खाना बन गया तो कोई बात नहीं, आप उसने फ्रिज में रख दिया, स्टोर करके रख लिया, वो रात को खा लिया। लेकिन यह है कि सुबह का खाना अगली सुबह मत खाएं। उसे किसी जानवर को दे दें, किसी को दे दें, कुछ भी कर ले, लेकिन है कि अगली सुबह मत खाएं, क्योंकि वो एक वेस्ट हो गया और वो आप अपने शरीर में मत डालें यार, अजय वेस्ट बिन। अच्छा, अभी तो हमने डिस्कस कर लिया क्या नहीं करना चाहिए। अब कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठे और उठते ही हमें ताज़ा पानी पीना चाहिए। जितना आपकी कैपेसिटी उतना पानी पिएं। इसके लिए आप पानी की बोतल अपने सिरहाने में रख सकते हैं। जैसे ही आप उठे आपने पानी देखा और पानी पी लिया। आपको खुद को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि आपने पानी पीना है नहीं पीना। बोतल दिखे आपने पानी पी लिया। रात को सोते समय आपको प्यास लगी, उठते समय प्यास लगी, आपने पानी देखा, पानी पी लिया। पानी की बोतल सिरहाने पे ज़रूर रखें, ये बहुत अच्छी आदत है एक। उसके बाद जैसे आपको चाय की आदत है तो सुबह चाय पीने से पहले पानी ज़रूर पी लिए। उसके बाद हल्की फुल्की अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करें, वरना जैसे भी जो भी घर के छोटे मोटे काम है उनमें हाथ बटाइए, उससे ही आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। घर के सारे छोटे मोटे काम खुद ही करें। जैसे कि पानी पीना है तो आप खुद उठ के जाइए, गिलास लाइए, पानी लाइए। खाना खाना है खुद ही प्लेट अपनी लगाइए, जाइए। जैसे पास के पड़ोस से दुकान से आपने दूध लाना है, कुछ भी सामान लाना है तो पैदल जाइए। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जिनमें आज एक्सरसाइज ही यूज़ हो जाएंगी वो। चलिए अब आते हैं ब्रेकफास्ट पे। जो आपका ब्रेकफास्ट है हेल्दी होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए और वो सुबह 10 बजे से पहले खा लेना चाहिए। सुबह 10 बजे से पहले ब्रेकफास्ट कर लें। आप 10 बजे के बाद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 11 बजे 12 बजे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो लंच का टाइम हो गया। उस टाइम आप ब्रेकफास्ट कैसे कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें, चाहे आप घर में हो चाहे कहीं जा रहे हो, हमेशा खाना खा के जाएं। 10 बजे से पहले खाना खा लें। आप कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी खाली पेट ना जाएं, खाना अच्छे से खा के जाएं, क्योंकि खाली पेट बाहर जाने से एक तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है, आपको कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। आप बिना ब्रेकफास्ट जाओगे, बाहर का खाना खाओगे, ऑब्वियस आपकी जेब भी खर्च होएगी। तो इससे अच्छा आप खाना खाकर ही बाहर निकलें। अच्छा, अब चलते हैं लंच पे। लंच हल्का करें, जितना भी हो सके आप हेल्दी और अच्छा लंच करें और कम से कम करें। हाँ, अगर किसी दिन आपने हैवी खा लिया है तो कोई बात नहीं, उसे शाम को कंपनसेट करें, शाम को थोड़ा कम खाएं। उसके हिसाब से, जैसे आज आपने हैवी लंच कर लिया तो शाम को बिल्कुल लाइट खा लिया, या शाम को लाइट खाया है तो कोई बात नहीं। आप 7-8 बजे, हम 7-8 बजे का डिनर का टाइम बताएंगे तो उसमें जो है कवर हो जाएगा आपका वो। अब चलते हैं डिनर पे। डिनर हमेशा 7 से 8 बजे तक फिनिश कर लेना चाहिए। हल्का करें थोड़ा डिनर, अच्छे से खाएं और हल्का करें, हेल्दी खाएं। लेकिन डिनर जो है अपना 7 से 8 बजे तक ज़रूर फिनिश कर ले। उसके बाद आप कुछ ना खाएं। कईयों को आदत होती है सोने से पहले दूध पीने की, तो रात को दूध हमें नहीं पीना चाहिए, सुबह पीना चाहिए। दूध हमेशा सुबह ही पिएं।
सुबह से लेकर दोपहर के बीच में कभी भी आप दूध पी लीजिए। दूध दही वगैरह जो है सुबह ही खाएं। कोशिश करें कि रात को ना खाएं ये चीज़ें। अब थर्ड हमारा मेजर पॉइंट है लिटिल एक्स्ट्रा, मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो एफ़र्ट्स हैं वो हम कर सकते हैं अपने वेट को मैनेज करने के। तो इसमें पहला पॉइंट है खाने का तेल। खाने का तेल जो है बदल बदल कर खाएं। रिफाइंड बिल्कुल छोड़ दें। खाने का तेल हो गया, जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, सारी चीज़ें बदल बदल कर खाएं। जैसे एक महीने मैंने सरसों का तेल खाया, एक महीने मूंगफली का तेल खाया, एक महीने अलसी का तेल खा लिया। चलो अलसी का नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता आपको, मूंगफली और सरसों का तेल तो आराम से मिल जाएगा। दोनों ही चीज़ें अल्टरनेट महीने खा लें। जैसे एक महीने सरसों का तेल खा लिया, एक महीने मूंगफली का तेल खा लिया। हाँ, और रात को जो है चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का खा लिया। अदरवाइज़ वैसे तो कोशिश करें कि लंच पे चावल कर सकते हैं या फिर सुबह आप चावल कर लीजिए। रात को बाई वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे राजमा चावल वगैरह बिल्कुल रात को नहीं खानी चाहिए हमें। अच्छा, चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आटे पे। घर में आटा रखा है, आटे के जार के साथ साथ 3-4 जार और रखिए अलग से, जिसमें एक में चने का आटा हो, ज्वार का आटा हो, बाजरे का आटा हो, मकई का आटा हो। ऐसे 3-4 अलग अलग अनाज के आटे हों। जब आटा मिलाने जाएं तो किसी दिन ज्वार का मिला लिया, किसी दिन चने का मिला लिया आटे के साथ, किसी दिन मकई मिला लिया, एक मुट्ठी मकई मिला ली, कभी कभी ज्वार मिला लिया, कभी बाजरा मिला लिया। तो ऐसे हम बदल बदल कर खाना है हमने किसी भी चीज़ को। अच्छा, चीनी आ गया। चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें। देसी गुड़ जो होता है, दशहरे के बाद सावन तक खूब देसी गुड़ मिलता है। जहाँ भी गन्ने की खेती होती है, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में गुड़ बहुत मिलता है। वो देसी गुड़ का इस्तेमाल करें। उस गुड़ का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपका आयरन लेवल अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, पेट जो है अच्छे से साफ़ होएगा। तो चीनी की जगह आप गुड़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। घर में नमक रखा है, नमक बदल बदल कर यूज़ करें। एक बरनी में सेंधा नमक रखें, एक में वाइट नमक जो नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही एक महीना आपने सेंधा नमक खा लिया, एक महीना वाइट नमक यूज़ कर लिया। ऐसे आप यूज़ करते रहें। बस ये ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ हमने लगातार नहीं खानी है, हमेशा बदलते रहनी है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम लगातार एक ही चीज़ को खाते रहते हैं तो वो उसका हमारे शरीर में डिपोजिशन होने लगता है, और जिससे है कि फैट, मोटापा, दिल की बीमारी, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अच्छा, इसमें आप अजवाइन का पानी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे रात को 1 गिलास पानी में उसमें अजवाइन आधा आधा मुट्ठी या 1 मुट्ठी अजवाइन डाल दें और सुबह वो छान के पी लें। इससे भी आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। साथ में डेली रूटीन फॉलो करेंगे और साथ में अजवाइन का पानी फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से वेट रिड्यूस होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अगली बार हाइपरटेंशन पे या प्री हाइपरटेंशन पे, कि उसे हम डाइट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत। ये सबसे पहले तो ध्यान रखिए, डायबिटीज़ आपको टाइप 1 या टाइप 2 कोई भी डायबिटीज़ है, आपने अपना जो है शुगर लेवल सही रखना है, उसे बढ़ने नहीं देना है। चाहे तो आप दवाइयों के थ्रू रखो, चाहे जो आप बताएंगे नुस्खे या उसके थ्रू रखो, या डाइट के थ्रू रखो, कैसी भी रखो, आपने शुगर आपका कंट्रोल रखना है, बढ़ने नहीं देना है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में बढ़े रहेंगे तो एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम होंगी, मतलब वो प्रॉब्लम्स आप काउंट नहीं कर पाओगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, दूसरे ऑर्गन आपके डैमेज होने लगेंगे। तो क्लोजली प्लीज़ अपना जो शुगर लेवल है वो वॉच करते रहिए, और साथ में अपनी स्ट्रिक्ट डाइट ज़रूर फॉलो करते रहें, जिससे कि क्या है कि आपके दवाइयों की डोज ना बढ़े। अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर है तो क्या करना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक हेल्दी बॉडी वेट रखना है अपना, मतलब आपका जो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है 19 से 25 के बीच में रहना चाहिए। देखिए, हम बीएमआई को बड़ा वो लाइटली लेते हैं, ध्यान ही नहीं देते हमारा बीएमआई कितना है, जबकि ये बड़ा सिंपल सा फंडा है हमारे हेल्थ को देखने का, हेल्थ का पैमाना है। अगर आपका बीएमआई 19 से 25 है तो मतलब ये आपका जो बॉडी वेट है वो सही है। अगर बॉडी वेट आपका सही है तो ऑब्वियस है कि आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हो इजीली आपको कोई भी बीमारी हो जाए आप उससे रिकवर कर सकते हो। पहली बात तो हो सकता है आपको बीमारी ना हो, अगर हो भी गई तो आप उससे इजीली रिकवर कर जाओगे, अगर आपका जो बॉडी वेट है वो अच्छे से मेंटेन है तो सबसे पहले तो अपना बॉडी जो है मेंटेन करें, जो वेट है अपना वो मेंटेन करें। वेट आपका ओवर वेट नहीं होना चाहिए, अंडर वेट नहीं होना चाहिए, एडोक्वेट वेट होना चाहिए। जितना होना चाहिए उतना ही वेट होना चाहिए, मतलब बीएमआई आपको 19 से 25 ही रखने की कोशिश करें।
अगर आपका बॉडी वेट बड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि इंसुलिन ये चल रही है तो आपको इंसुलिन की डोज ज़्यादा चाहिए होगी, दवाइयाँ चल रही है तो दवाइयाँ ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि आपका बॉडी सरफेस बढ़ गया तो इसी हिसाब से डोज भी बढ़ जाएंगी। तो कोशिश करें अपना वेट मेंटेन करने की। तो भी आप डाइट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें सारी रिफाइंड चीज़ें, सारी वाइट चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। जैसे चावल, मैदा, रिफाइंड ऑयल, चीनी। चीनी तो बिल्कुल ही बंद कर दें। चीनी की जगह आप देसी गुड़ का इस्तेमाल करें। देसी गुड़ बहुत फ़ायदा करता है। हमेशा एक्टिव रहें, खुश रहें, सात्विक रहें। सात्विक मतलब कि अपने विचारों से सात्विक रहें, अपने खान पान से सात्विक रहें, सादा जीवन को जीने की कोशिश करें। कम से कम 1 साल तक आप ऐसी सात्विक रहें, आपका जल्दी से जल्दी जो है डायबिटीज़ जो है ठीक होगा। सुबह शाम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जितना आपको हो सकता है उतना आप एक्सरसाइज करें। घर के सारे छोटे मोटे काम खुद ही करें, एक्टिव रहें। पानी का गिलास आपने खुद लाना है, खुद पीना है। कोशिश करें खाना मतलब इन्वॉल्वमेंट, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहें, जिससे आपका ध्यान बीमारी की तरफ ना जाए, आप खुद को बीमार ना समझें। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि आपने बीमारी से ठीक होना है, बस वो जैसे भी हो जाए। वो भगवान आपको अपने रास्ता दिखा देता है अगर आप ठान लेते हो कि मैंने कुछ करना है। चाहे वो बीमारी से लड़ना है आपने, चाहे आपने अपनी प्रॉब्लम से लड़ना है। पैक्ड फूड बिल्कुल ना खाएं। पैक्ड फूड को हम डेड फूड भी कह सकते हैं, इनमें कुछ नहीं होता। उन्हें खाने से आपका शरीर नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। अचार, मसाला, मिर्च ये सब बंद कर दें, ये चीज़ें ना खाएं। सात्विक रहें मतलब वेजिटेबल्स पे रहें, होल प्लांट कोशिश करें खाएं। रिफाइंड चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। जो चीज़ें प्रोसेस होके आ रही हैं उन चीज़ों को आपने नहीं खाना है, चाहे वो कुछ भी हो। आटे में कोशिश करें चने का आटा मिला के आप खाएं, क्योंकि चने का आटा मिला के खाओगे तो रोटी जो है कम खाई जाएगी। जहाँ आपकी 6 रोटी 3 रोटी की डाइट है, वो 2 रोटी से आप चने का आटे वाली रोटी नहीं खा पाओगे। चने का आटा ज़रूर ऐड करें आटे में और उसकी रोटियां खाएं। चने का आटा ऐड कर लिया तो किसी दिन बाजरे का कर लिया, किसी दिन ज्वार ऐड कर लिया, किसी दिन मकई ऐड कर ली, ऐसे ऐड कर करके खाएं। अकेले सिर्फ सिंपल आटे की रोटी ना खाएं, क्योंकि वो ज़्यादा खाई जाएगी। खाना जो है डिवाइड करके खाएं, कभी भी एकदम से सारा इकट्ठा ना खाएं। जैसे आपकी डेली की जो डाइट है वो 6 रोटी की है, तो 6 रोटी को आप दो दो रोटी करके डिवाइड कर ले। जैसे आपने सुबह 2 रोटी खाई, दोपहर को 2 रोटी खाई और शाम को 2 रोटी खाई। अल्टीमेटली आपके 6 रोटी वाली डाइट कंप्लीट होगी ना। और उसमें क्या है कि शुगर की भी आपका एकदम से बढ़ेगा नहीं। अगर मान लो एकदम से आपने 3 रोटी सुबह खा ली, 3 रोटी शाम को खा ली, तो शुगर आपका अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। अगर आपको शुगर है तो करेले का पानी आपने ज़रूर पीना है। करेला एक औषधि बन जाता है। अगर आपको शुगर है, अगर आपको उसका सेवन कर सकते हो तो एक दवाई की तरह यूज़ करें। सुबह शाम करेले का पानी पिएं। क्या करें, करेला लें 1 किलो, काट छील के उसे फ्रिज में रख दें। सुबह उसे 2 मुट्ठी आपने करेला लिया, वो 2 गिलास पानी में उसे उबाल लिया और जो पानी बचा वो पी लिया। यही चीज़ आप शाम को करें। या ऐसा करें इकट्ठे सुबह उबाल लिया आपने पानी, 2-4 मुट्ठी करेला डाल के तो 4 गिलास में पानी डाला, उसके बाद 2 गिलास आपके पास पानी बचेंगे, 1 गिलास सुबह पी लिया, 1 गिलास शाम को पी लिया। ऐसे कर सकते। ये सबसे पहले तो ध्यान रखिए, डायबिटीज़ आपको टाइप 1 या टाइप 2 कोई भी डायबिटीज़ है, आपने अपना जो है शुगर लेवल सही रखना है, उसे बढ़ने नहीं देना है। चाहे तो आप दवाइयों के थ्रू रखो, चाहे जो आप बताएंगे नुस्खे या उसके थ्रू रखो, या डाइट के थ्रू रखो, कैसे भी रखो, आपने शुगर आपका कंट्रोल रखना है, बढ़ने नहीं देना है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में बढ़े रहेंगे तो एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम होंगी, मतलब वो प्रॉब्लम्स आप काउंट नहीं कर पाओगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, दूसरे ऑर्गन आपके डैमेज होने लगेंगे। तो क्लोजली प्लीज़ अपना जो शुगर लेवल है वो वॉच करते रहिए और साथ में अपनी स्ट्रिक्ट डाइट ज़रूर फॉलो करते रहें, जिससे कि क्या है कि आपके दवाइयों की डोज ना बढ़े। अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर है तो क्या करना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक हेल्दी बॉडी वेट रखना है अपना, मतलब आपका जो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है 19 से 25 के बीच में रहना चाहिए। देखिए हम बीएमआई को बड़ा वो लाइटली लेते हैं, ध्यान ही नहीं देते हमारा बीएमआई कितना है, जबकि ये बड़ा सिंपल सा फंडा है हमारे हेल्थ को देखने का, हेल्थ का पैमाना है। अगर आपका बीएमआई 19 से 25 है तो मतलब ये आपका आपका जो बॉडी वेट है वो सही है। अगर बॉडी वेट आपका सही है तो ऑब्वियस है कि आप किसी बीमारी से लड़ सकते हो ईजिली।
इसलिए आप कोई भी बीमारी हो जाए आप उससे रिकवर कर सकते हो। पहली बात तो हो सकता है आपको बीमारी ही ना हो, अगर हो भी गई तो आप उससे ईज़िली रिकवर कर जाओगे अगर आपका जो बॉडी वेट है वो अच्छे से मेंटेन है तो सबसे पहले तो अपना बॉडी जो है मेंटेन करें, जो वेट है अपना वो मेंटेन करें। वेट आपका ओवर वेट नहीं होना चाहिए, अंडर वेट नहीं होना चाहिए, एडोक्वेट वेट होना चाहिए। जितना होना चाहिए उतना ही वेट होना चाहिए, मतलब बीएमआई आपको 19 से 25 ही रखने की कोशिश करें। अगर आपका बॉडी वेट बड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि इंसुलिन ये चल रही है तो आपको इंसुलिन की डोज ज़्यादा चाहिए होगी, दवाइयाँ चल रही है तो दवाइयाँ ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि आपका बॉडी सरफेस बढ़ गया तो इसी हिसाब से डोज भी बढ़ जाएंगी। तो कोशिश करें अपना वेट मेंटेन करने की। तो भी आप डाइट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें सारी रिफ़ाइंड चीज़ें, सारी वाइट चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। जैसे चावल, मैदा, रिफ़ाइंड ऑयल, चीनी। चीनी तो बिल्कुल ही बंद कर दें। चीनी की जगह आप देसी गुड़ का इस्तेमाल करें, देसी गुड़ बहुत फ़ायदा करता है। हमेशा एक्टिव रहें, खुश रहें, सात्विक रहें। सात्विक मतलब कि अपने विचारों से सात्विक रहें, अपने खान पान से सात्विक रहें, सादा जीवन जीने की कोशिश करें। कम से कम 1 साल तक आप ऐसी सात्विक रहें, आपका जल्दी से जल्दी जो है डायबिटीज़ जो है ठीक होगा। सुबह शाम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जितना आपको हो सकता है उतना आप एक्सरसाइज करें। घर के सारे छोटे मोटे काम खुद ही करें, एक्टिव रहें। पानी का गिलास आपने खुद लाना है, खुद पीना है। कोशिश करें खाना, मतलब इन्वॉल्वमेंट, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहें जिससे आपका ध्यान बीमारी की तरफ ना जाए, आप खुद को बीमार ना समझें। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि आपने बीमारी से ठीक होना है, बस वो जैसे भी हो जाए। वो भगवान आपको अपने रास्ता दिखा देता है अगर आप ठान लेते हो कि मैंने कुछ करना है, चाहे वो बीमारी से लड़ना है आपने, चाहे आपने अपनी प्रॉब्लम से लड़ना है। पैक्ड फूड बिल्कुल ना खाएं। पैक्ड फूड को हम डेड फूड भी कह सकते हैं, इनमें कुछ नहीं होता। उन्हें खाने से आपका शरीर नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। अचार, मसाला, मिर्च ये सब बंद कर दें, ये चीज़ें ना खाएं। सात्विक रहें मतलब वेजिटेबल्स पे रहें, होल प्लांट कोशिश करें खाएं, रिफाइंड चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। जो चीज़ें प्रोसेस होके आ रही हैं उन चीज़ों को आपने नहीं खाना है, चाहे वो कुछ भी हो। आटे में कोशिश करें चने का आटा मिला के आप खाएं, क्योंकि चने का आटा मिला के खाओगे तो रोटी जो है कम खाई जाएगी। जहाँ आपकी 3 रोटी की डाइट है वो 2 रोटी से आप चने का आटे वाली रोटी नहीं खा पाओगे। चने का आटा ज़रूर ऐड करें आटे में और उसकी रोटियाँ खाएं। चने का आटा ऐड कर लिया तो किसी दिन बाजरे का कर लिया, किसी दिन ज्वार ऐड कर लिया, किसी दिन मकई ऐड कर ली, ऐसे ऐड कर करके खाएं। अकेले सिर्फ सिंपल आटे की रोटी ना खाएं, क्योंकि वो ज़्यादा खाई जाएगी। खाना जो है डिवाइड करके खाएं, कभी भी एकदम से सारा इकट्ठा ना खाएं। जैसे आपकी डेली की जो डाइट है वो 6 रोटी की है, तो 6 रोटी को आप 2-2 रोटी करके डिवाइड कर ले। जैसे आपने सुबह 2 रोटी खाई, दोपहर को 2 रोटी खाई और शाम को 2 रोटी खाई। अल्टीमेटली आपके 6 रोटी वाली डाइट कंप्लीट होगी ना। और उसमें क्या है कि शुगर की भी आपका एकदम से बढ़ेगा नहीं। अगर मान लो एकदम से आपने 3 रोटी सुबह खा ली, 3 रोटी शाम को खा ली, तो शुगर आपका अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। अगर आपको शुगर है तो करेले का पानी आपने ज़रूर पीना है। करेला एक औषधि बन जाता है। अगर आपको शुगर है, अगर आप उसका सेवन कर सकते हो तो एक दवाई की तरह यूज़ करें। सुबह शाम करेले का पानी पिएं। क्या करें, करेला लें 1 किलो, काट छील के उसे फ्रिज में रख दें। सुबह उसे 2 मुट्ठी आपने करेला लिया, वो 2 गिलास पानी में उसे उबाल लिया और जो पानी बचा वो पी लिया। यही चीज़ आप शाम को करें, या ऐसा करें इकट्ठे सुबह उबाल लिया आपने पानी, 2-4 मुट्ठी करेला डाल के तो 4 गिलास में पानी डाला, उसके बाद 2 गिलास आपके पास पानी बचेंगे, 1 गिलास सुबह पी लिया, 1 गिलास शाम को पी लिया। ऐसे कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर पे। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये डिजनरेटिव है। मतलब कि अगर लीवर ख़राब हो रहा है आपका, जिस वजह से ख़राब हो रहा है, अगर उन चीज़ों को हम बंद कर दें तो लीवर क्या है कि अपने आप ही ठीक होता जाएगा। और मतलब कि जिन चीज़ों से लीवर हमारा ख़राब हो रहा है, जिन चीज़ों के सेवन से लीवर ख़राब हो रहा है, हमें उन चीज़ों का सेवन अगर बंद कर दें तो लीवर जो है हमारा ठीक हो जाएगा। तो जिन्हें फैटी लीवर है या जिनके लीवर में चर्बी ज़्यादा चढ़ गई है, बेसिकली फैटी लीवर हम उसे ही कहते हैं जिसमें चर्बी ज़्यादा चढ़ गई है, या लीवर का साइज़ जो है बढ़ गया है, या लीवर जो है ख़राब हो रहा है आपका, इसे हम फैटी लीवर कहेंगे।
फैटी लीवर दो तरह के होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर मतलब अगर आप ड्रिंक वगैरह नहीं करते और लीवर ख़राब हो रहा है तो नॉन अल्कोहलिक में आता है। दूसरा अल्कोहलिक है, मतलब अल्कोहल वगैरह का सेवन कर रहे हैं आप और आपका लीवर ख़राब हो रहा है तो अल्कोहलिक में आ जाएगा। तो वैसे आज आज हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर पे। देखिए, जैसे पहले की बताया कि लीवर जो है डिजनरेटिव है, जिन जिन चीज़ों से ख़राब हो रहा है वो चीज़ें बंद कर दें तो लीवर हमारा अपने आप ही खुद ही अपने आप को रिपेयर कर लेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो फैटी लीवर में तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा रूटीन क्या है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं, पता होनी चाहिए। तो आज के टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि डूस हमें क्या करना चाहिए, दूसरा डोंट्स हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं डोंट्स। अगर फैटी लीवर है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, पहले वो मैं बताता हूँ, फिर हम बात करेंगे अब आपको क्या करना चाहिए। देखो, फैटी लीवर है, सिंपल है, आपके लीवर में फ़ैट जमा है तो सारी फ़ैट आपको बंद करनी है। जो भी फ़ैट वाली चीज़ें आप खा रहे हो वो सारी चीज़ें बंद करनी है। मतलब ऑयली फूड्स हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी आपको। मतलब कि पराठे वगैरह, पूरी वगैरह, जो भी तली हुई चीज़ें हैं या चाइनीज़ फूड जो आप खाते हैं वो सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी वगैरह ये सब आपको बंद करना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा। चीनी, मैदा, नमक ये बंद कर दें और सारी बातें फॉलो करें जो हमने हमारे पिछले टॉपिक हाउ टू रिड्यूस वेट विदाउट एक्सरसाइज में बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, आपका लीवर रूटीन में धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। यदि आपने लीवर फंक्शन टेस्ट कराया है और उसमें आपका बिलिरुबिन लेवल जो है अगर 1 से ज़्यादा है तो ध्यान रखिए कोई भी कच्ची सब्जियां आपने नहीं खानी है। जैसे सलाद हम खाते हैं, कच्ची सब्जियां, ये सब नहीं खानी है क्योंकि आपका जो लीवर है पीलिए की तरफ जा रहा है तो उसमें कच्ची चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। जो भी चीज़ खाएँ पकी हुई चीज़ खाएँ ताकि लीवर जल्दी से हजम कर ले। अच्छा, हल्दी वाला दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें अगर आपको फैटी लीवर है या आपका जो बिलिरुबिन है 1 से ज़्यादा है तो। रिफ़ाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर दें। रिफ़ाइंड हो गया, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, तेल हैं, ऑयली चीज़ें हैं, वो बंद कर दें। हाँ, खाने में आप मूँगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या है कि लीवर आपका जल्दी ठीक होगा। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जैसे दूध, दही, पनीर वगैरह ये कम यूज़ करें। पनीर पनीर तो बिल्कुल कम खाएँ और दूध, दही जो भी आप खाते हैं उसका सेवन सुबह करें और कम से कम करें। हो सके तो अगर आपका फैटी लीवर है तो थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें। जब धीरे धीरे ठीक होने लग जाए फिर आप ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। मिर्च, मसाला, नमक बंद कर दें। अचार, चटनी वगैरह नहीं खानी आपने। चावल हो सके तो रात को बिल्कुल मत खाएं, अवॉइड करें और चावल वैसे भी कम कर दें। हाँ, ये दिन में 1 कटोरी चावल आपने खा लिया बहुत है। पूरे दिन में आपने 1 कटोरी चावल खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। अब बात करते हैं आपने करना क्या है, मतलब डोज़। तो सबसे पहले तो उठते ही आप पानी पीजिए, जितना भी आप पानी पी सकते हो उतना पानी पीजिए। मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें। ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। दूध दही का सेवन ज़्यादा ना करें, कम करें। अच्छा, डेली रूटीन में आप करेले का पानी पिएं। करेले का पानी कैसे बनाना है, आपने करेला आपने काट लिया, छील लिया, उसे पानी में अच्छे से उबालें, नमक नमक डाल के अच्छे से उबाल लें और साथ में उसमें 4-5 काली मिर्च भी तोड़ कर डाल दें और उसे अच्छे से उबलने दें। जब करेला पक जाए तो उसका पानी निकाल के आप डेली पीजिए। इससे क्या है कि आपका लीवर जो है धीरे धीरे डिटॉक्स होगा और ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर कर दीजिए और जो करेला बचेगा उसे आप चाहे तो सब्ज़ी की तरह खा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। करेले की सब्ज़ी खा लें लेकिन करेले का पानी ज़रूर पिएं, सुबह शाम पिएं। इससे क्या है कि अगर डायबिटिक है तो डायबिटिक में भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और लीवर भी आपका जल्दी से ठीक होएगा। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, देसी गुड़ जो आता है वो उसमें इस्तेमाल करें। मूली वगैरह जो है कच्ची ना खाएं, हो सके तो इनकी सब्जियां खाएं। मूली की सब्ज़ी खाएं, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी लीवर में। अच्छा, बाय वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे दालों में उड़द हो गया, राजमा हो गए, बिल्कुल भी ना खाएं क्योंकि बाय बंद करेंगी गैस बनेगी, उससे आपको लीवर में पेट दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उड़द की दालें, राजमा वगैरह जो हैं अवॉइड करें।
देखिए, अगर आपको फैटी लीवर है तो अपने बिलिरुबिन लेवल पे क्लोजली वॉच रखें, मतलब महीने 2 महीने में टेस्ट कराते रहें। उसमें आप टोटल बिलिरुबिन लेवल है वो देखते रहें। टोटल जो बिलिरुबिन लेवल है आपका 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1 से ऊपर जाएगा तो फिर दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब 1 से ऊपर गया तो पीलिया की तरफ जा रहा है वो। कोशिश करिए कि 1 से ऊपर ना जाए आपका टोटल बिलिरुबिन लेवल। और जैसे ही आपको लगता है 1 तक पहुंच गया तो स्ट्रिक्टली अपनी जो डाइट है, रूटीन्स है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जिससे कि आपका जो है लीवर जल्दी से जल्दी रिवर्स हो जाए। टेस्ट में आपको एसजीपीटी, ओटीपीटी भी रीडिंग्स दिखाई देंगी। ये जैसे ही आपका जो टोटल बिलिरुबिन है 1 से ऊपर जाएगा, वैसे ही वो दुगनी दुगनी तेज़ी से ओटीपीटी लेवल जो है बढ़ता है। तो कोशिश करिए कि जो आपका बिलिरुबिन लेवल है 1 से नीचे रखें। जैसे ही 1 से नीचे आएगा आपका ओटीपीटी लेवल भी एकदम से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपका फैटी लीवर है तो ज़रूर ध्यान रखिए, अपना जो टोटल बिलिरुबिन लेवल है वो 1 से नीचे रखने की हमेशा कोशिश रखें। और अगर आपका 1 से ऊपर चला गया है टोटल बिलिरुबिन लेवल, तो आप कच्ची सब्जियां ना खाएं। कुछ भी ऐसा ना खाएं जो आपके लीवर को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसा खाएं कि जो लीवर जल्दी हजम कर लें। तो कच्ची सब्जियां अवॉइड करें जब तक आपका टोटल बिलिरुबिन लेवल जो है जो 1 से अगर ज़्यादा है। हल्दी भी इसमें कम कर दें, क्योंकि जो हल्दी आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका टोटल बिलिरुबिन लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करें 1 से नीचे लाने की, और इसे जल्दी से जल्दी नीचे लाएं, ताकि आपका लीवर जो डैमेज है वो कंट्रोल हो सके। टोटल बिलिरुबिन अगर आपका 1 से ज़्यादा देर तक रहेगा, ज़्यादा देर तक 1 से ऊपर रहेगा, तो रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए टोटल बिलिरुबिन लेवल पे। ये चीज़ें आप ये फॉलो करते रहिए, अच्छी बातें फॉलो करते रहिए, एक दिन आपका लीवर ज़रूर ठीक हो जाएगा। कुछ भी हम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, देखिए उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो आप भी कोशिश करिए अपना लीवर ठीक करने के लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। वो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। उसमें सबसे पहले है जीरा, काली मिर्च, काला नमक, वाइट नमक, नींबू, 2 चम्मच चीनी या फिर शहद। अच्छा, आपने करना क्या है, सबसे पहले तो इक्वल क्वांटिटी में आपने जीरा और काली मिर्च लेनी है। मतलब कि अगर आपने 1 चम्मच काली मिर्च ली है तो 1 चम्मच ही जीरा लेना है। उसे लोहे की कढ़ाई में अच्छे से भून ले, कोई भी कढ़ाई हो चलेगा, लोहे की हो। उसे आप ब्लैकिश ब्राउनिश होने तक भूनें। उसके बाद आप उसे मिक्सी में पीस कर उसका पाउडर बना लें और किसी जार में रख लें। अच्छा, अब आपने 1 गिलास पानी लेना है। पानी में 2 चम्मच 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डालिए और उसे घोल लीजिए अच्छे से। घोलने के बाद उसमें आपने एक नींबू निचोड़ देना है। नींबू निचोड़ने के बाद आप उसे छान लीजिए, जिससे कि नींबू के बीज जो है अलग हो जाएंगे। अब उसमें आप जो आपने मसाला बनाया है वो आधा चम्मच डालिए, और उसके बाद काला नमक और वाइट नमक सेम क्वांटिटी में डालना है, इक्वल क्वांटिटी में। स्वाद अनुसार डालें, जितना आपको ठीक लगता है उतना आप काला नमक और वाइट नमक डाल लें। उसके बाद आप इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद पीजिए। ये प्रोसेस आपने दिन में 3 बार करना है। 3 बार आप खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो हर बार खाने के आधे घंटे बाद आपने पीना है। अगले दिन देखिए आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इन उसका अपना के देखिए, और ये उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में भी आप इसे एज शिकंजी की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब शिकंजी की तरह पी सकते हैं। उससे क्या है कि शरीर में ठंडक रहेगी, जितनी भी गर्मी है वो आपकी गर्मी निकल जाएगी। तो ये था आज का हमारा नुस्खा। और एक और चीज़, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने लाने के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। वो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। उसमें सबसे पहले है जीरा, काली मिर्च, काला नमक, वाइट नमक, नींबू, 2 चम्मच चीनी या फिर शहद। अच्छा, आपने करना क्या है, सबसे पहले तो इक्वल क्वांटिटी में आपने जीरा और काली मिर्च लेनी है। मतलब कि अगर आपने 1 चम्मच काली मिर्च ली है तो 1 चम्मच ही जीरा लेना है। उसे लोहे की कढ़ाई में अच्छे से भून लें, कोई भी कढ़ाई हो चलेगा, लोहे की हो। उसे आप ब्लैकिश ब्राउनिश होने तक भूनें। उसके बाद आप उसे मिक्सी में पीस कर उसका पाउडर बना लें और किसी जार में रख लें।
अच्छा, अब आपने 1 गिलास पानी लेना है। पानी में 2 चम्मच 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डालिए और उसे घोल लीजिए अच्छे से। घोलने के बाद उसमें आपने एक नींबू निचोड़ देना है। नींबू निचोड़ने के बाद आप उसे छान लीजिए, जिससे कि नींबू के बीज जो है अलग हो जाएंगे। अब उसमें आप जो आपने मसाला बनाया है वो आधा चम्मच डालिए, और उसके बाद काला नमक और वाइट नमक सेम क्वांटिटी में डालना है, इक्वल क्वांटिटी में। स्वाद अनुसार डालें, जितना आपको ठीक लगता है उतना आप काला नमक और वाइट नमक डाल लें। उसके बाद आप इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद पीजिए। ये प्रोसेस आपने दिन में 3 बार करना है। 3 बार आप खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो हर बार खाने के आधे घंटे बाद आपने पीना है। अगले दिन देखिए आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इन उसका अपना के देखिए, और ये उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में भी आप इसे एज ए शिकंजी की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब शिकंजी की तरह पी सकते हैं। उससे क्या है कि शरीर में ठंडक रहेगी, जितनी भी गर्मी है वो आपकी गर्मी निकल जाएगी। तो ये था आज का हमारा नुस्खा। और एक और चीज़, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने लाने के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी की, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। मतलब कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम आयरन डेफिशिएंसी या फिर एनीमिया बोलते हैं। जो एचबी लेवल है, जो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है शरीर में, वो 10 से कम नहीं होना चाहिए। 10 से कम हो रहा है तो बहुत कंसर्न हो जाना चाहिए। अब देखिए कि इनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रीवियसली पहले कभी एक्सीडेंट हुआ हो अच्छा सा, या बड़ी सर्जरी हुई हो, तब भी ब्लड लॉस बहुत हुआ होता है। उसके 1-2 महीने बाद आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो खून बेसिकली कम आएगा। तो वो तो दवाइयाँ चल रही होती हैं आपकी, तो धीरे धीरे वो आयरन लेवल बढ़ ही जाता है। या जैसे लेडीज़ है, महिला हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर होगा या हैवी ब्लीडिंग हो रही होगी, तो उनमें भी ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, और उस ब्लड लॉस की वजह से उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम आएगा। तो ये इरेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये ठीक करनी चाहिए लेडीज़ों को। ठीक करने पर ध्यान दें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें कैसे कि ठीक करना है, और फिर उसके बाद देखिए आपका आयरन लेवल सही हो जाएगा। और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि हम एंटासिड लेते हैं, मतलब ये जो गैस की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे जेलुसिल टाइप होगी, या फिर खाने की दवाइयाँ होगी गैस वाली, तो ये भी हमारा जो शरीर में जो है आयरन लेवल कम करती हैं। या जैसे आपको आर्थराइटिस वगैरह है, तो उसमें एक कंडीशन होती है मिथोट्रेक्सटेट इंड्यूस एनीमिया। मतलब इसका मतलब है कि आपको एक सॉल्ट का नाम बता रहा हूँ, मिथोट्रेक्सटेट एक दवाई होती है, अगर वो चल रही होगी तो उसमें भी आपका जो है हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि खान पान, जैसे कि हम प्रोटीन के साथ आयरन वाली चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि पालक पनीर। मान लो आप पालक पनीर खाते हो, तब भी उसमें आयरन अब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाएगा। पालक पनीर जो है दुनिया का सबसे घटिया और बेकार कॉम्बिनेशन है खाने में, इसे हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कभी आपने सुना है आपने फ़िश खाई और ऊपर से दूध पी रहे हैं, या आपने नॉनवेज खाया और साथ में दूध ले रहे हैं? नहीं सुना होगा ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो खान पान वाली चीज़ें हैं, उनसे भी हमारा जो आयरन लेवल है कम हो सकता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है तो प्लीज़ इन चीज़ों को मत खाइए। बेसिकली प्रोटीन के साथ आप आयरन वाली चीज़ें इंक्लूड ना करें। हाँ, चाय कॉफ़ी वगैरह ये भी हमें कम कर देनी चाहिए। ये भी हमें जो हमारे जो आयरन अब्जॉर्प्शन को है वो कम करती हैं, मतलब शरीर में हमारे आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देती है। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, या कैफ़ीन वगैरह, जिनमें भी कैफ़ीन होता है, आयरन अब्जॉर्प्शन को कम करती हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करें। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका आयरन लेवल कम है? क्या साइन होते हैं? तो साइन ये है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, या बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही हो, मतलब आप एक्टिव नहीं लग रहे हो, तो आप प्लीज़ अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराइए। हो सकता है कि आयरन कमी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हो। बहुत लेजी लेजी फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये सिम्टम होते हैं आयरन कम होने के। बेसिक सिम्टम है ये आयरन कम होने के। बाकी तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं इसमें कवर नहीं करूँगा।
आपको बेसिक चीज़ बता दी, ये चीज़ ज़रूर होएगी। आपको नींद ज़्यादा आएगी, सुस्त रहोगे, लेजी सा मन रहेगा, चिड़चिड़ा सा मन रहेगा, तो अभी टेस्ट करा के देख लीजिए हमें अपना हीमोग्लोबिन वो सही होना चाहिए। अगर वो सही है तो फिर कोई और रीज़न होगा। उसके लिए आपने करना क्या है, देखिए 10 से नीचे आपका हीमोग्लोबिन लेवल है तो फिर तो आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, अपना हीमोग्लोबिन लेवल का लेने की दवाइयाँ लिखवाइए उससे और अपना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाइए। उसके साथ साथ आपने कुछ डाइट्स अच्छी लेनी है, कुछ अच्छी बातें करनी है जिससे कि आपका आयरन लेवल जल्दी बढ़े। देखिए सबसे पहले तो अगर आपका आयरन लेवल 10 से नीचे चला गया है तो अपने जो खाने का बर्तन है या वो चेंज कर दीजिए। जैसे अब खाना बेसिकली कुकर की जगह कढ़ाई में बनाए, और कढ़ाई जो है लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए। लोहे की कढ़ाई से आप सब्जियां बना के खाओगे तो आपको आयरन की रिक्वायरमेंट है उस लोहे की कढ़ाई से ही पूरी हो जाएगी। दूसरा है कि जूस वगैरह जब आप पीते हैं तो अपनी डाइट में समझ लो या तो अनार का जूस पी लें या फिर अनार पूरा आप खाने की कोशिश करें। एक अनार आपने एक दिन में खाना है, आधा सुबह खा लिया आधा शाम खा लिया, ऐसे कर सकते हैं। करके हम अपना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा सकते हैं। दूसरा ही खाने में आप चुकंदर के पत्तों की सब्ज़ी खा सकते हैं या चुकंदर सलाद के रूप में खा सकते हैं, उससे भी आपका आयरन लेवल ठीक रहेगा। कड़ी पत्ता आप खा सकते हैं, जैसे सलाद है उसमें आप सलाद अगर वगैरह लेते हो, प्याज वगैरह कुछ खाते हो सलाद, तो उसमें कड़ी पत्ता छिड़क लें और कड़ी पत्ता भी सलाद की तरह खाएं या सब्जियों में डाल के कड़ी पत्ता खाएं। आपको वैसे कच्चा अच्छा नहीं लगता तो जैसे भी अपनी डाइट में आप जो है कड़ी पत्ता ऐड कर लीजिए। अगर आपका आयरन लेवल कम है तो वो सही हो जाएगा फिर बाद में धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, आयरन लेवल बहुत सारी चीज़ों से भी कम हो सकता है हमारे शरीर के ऑर्गन में। बेसिकली अगर आपका आयरन लेवल कम हो रहा है तो आप एक बार ज़रूर अपना किडनी टेस्ट करवा लीजिए, जिसे RFT बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। कई बार जो है होता है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और हमें पता ही नहीं चलता कि क्यों हो रही है, तो इसलिए अपना RFT ज़रूर करवा दिए, रीनल फंक्शन टेस्ट। अगर आपका आयरन कम हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके ऑर्गन सही है। अपना RFT और LFT, एक लीवर का टेस्ट और एक किडनी का टेस्ट ज़रूर कराएं अगर आपका आयरन लेवल कम हो रहा है तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी सेफ्टी पे, मतलब किडनी को सही रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए नंबर एक, उसी पे चलो बात करते हैं। नंबर एक तो अगर आप डायबिटिक या BP के पेशेंट हैं तो आप अपनी किडनियाँ जो है रेगुलरली चेक करवाते रहें। एक टेस्ट होता है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, वो खुद ही आप 6 महीने बाद अपना टेस्ट वो करवाते रहें। देखिए अगर डायबिटिक हैं आप और ब्लड प्रेशर भी की बीमारी भी है आपको, या दोनों में से कोई एक है या दोनों है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी जो किडनियाँ हैं वो डैमेज हो सकती हैं। क्या होता है कि जब पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ या BP का होता है तो कहीं ना कहीं किडनी अफेक्ट होती हैं। तो इसलिए आप अपनी किडनियाँ जो हैं चेक करवाते रहें रेगुलरली वो बेसिस पे आफ्टर 6 मंथ। नंबर 2, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से या कुछ भी है, आप हॉस्पिटल एडमिशन्स, मतलब 5-7 दिन आप हॉस्पिटल में रह के आए हो, आपका ट्रीटमेंट चला हॉस्पिटल में 7-8 दिन तक, तो जब भी हॉस्पिटल से आप आते हैं रिकवर करते हैं तो उसके 1 मंथ बाद आप अपना RFT टेस्ट ज़रूर करवाएं। क्या होता है कि आप 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, बहुत सारी मेडिसिन चलती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी किडनियाँ जो हैं डैमेज है और हमें बाद में पता चले। इसलिए जब भी आप रिकवर होते हैं किसी मेजर एक्सीडेंट से या मेजर बीमारी से, जो हॉस्पिटलाइज होने के बाद आप रिकवर होते हैं, तो प्लीज़ आप अपना जो है किडनी टेस्ट ज़रूर करवाइए। देखिए किडनी को सेफ रखने के लिए सबसे आसान तरीका है अपने पानी पीना। जितना ज़्यादा पानी हो सकता है उतना पीते रहिए, अपने पानी पीते ही रहना है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी ही आपकी किडनियाँ जो हैं हेल्दी रहेंगी। और एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ मेडिकेशन मत करें। खुद से कोई भी दवाइयाँ ना खाएं या रेगुलर कोई भी दवाइयाँ ना खाएं, जैसे पेन किलर हो गया, ये कभी भी रेगुलर नहीं खानी है आपने। अगर रेगुलर खाएंगे तो 100% किडनी जो है डैमेज होगी। तो प्लीज़ कोई मेडिसिन अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेके खाएं। और जो पेन किलर वगैरह हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनकी डोज है तब तक ही खाएं। लंबे समय तक आपने पेन किलर या एंटीबायोटिक्स नहीं खानी। जैसे लेडीज़ हैं वो सजेरियन डिलीवरी के बाद या आफ्टर डिलीवरी जो है, कईयों के चांसेस होते हैं कि किडनी डैमेज ना हो जाए, या क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं
तो कई बार ऑटोइम्यून डिजीज़ भी एक्टिवेट हो जाती है। हो सकता है कहीं नेफ्रो कि वो ऑटोइम्यून डिजीज़ आपकी किडनी को असर ना करें। इसलिए जब भी आप रिकवर करते हैं प्रेगनेंसी से, डिलीवरी से, तो उसके 1-2 महीने बाद आरएफटी टेस्ट करवा लें। जनरल सा टेस्ट है, वैसे तो चांसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी एज ए प्रिकॉशन आपको आरएफटी टेस्ट करवा लेना चाहिए, कहीं किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है कुछ वजह से। ये थी आज की टिप्स। अगली बार फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी को जॉन्डिस या पीलिए से कैसे बचाएं। बेसिकली जो न्यू बॉर्न होता है वो हमारे बाहरी एनवायरनमेंट में जब आता है तो फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है, और उस एक्सपोज के दौरान कम से कम हमें 72 आवर्स या फिर 3 दिन तक हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है न्यूबॉर्न बेबीज़ का। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होता है कि उसका लीवर जो है सही रहे, सही काम करे, मतलब कि वो लीवर में जो है पीलिए की तरफ ना जाए वो। इसलिए हमें उसे पीलिए से बचाने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इसे हम नेचुरली कर सकते हैं, घर पे बैठ के धूप वगैरह दिखा के कर सकते हैं, ताकि बच्चे को पीलिया ना हो, उसे दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। तो कैसे कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और कुछ बेसिक टिप्स हैं जो छोटे बच्चे को के केयर के लिए चाहिए होती है, उन पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, जैसे पहले भी हमने बताया कि न्यूबॉर्न बेबीज़ का जो फर्स्ट जो 72 आवर्स होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं। उसमें अगर उन 72 आवर्स पे आपने मेहनत कर ली, अच्छे से ध्यान दे लिया, तो ज़िंदगी भर के लिए बच्चा आपका सेफ़ रहेगा, उसे कोई दिक्कत होने के चांसेस नहीं होंगे। तो पैदा होते ही सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके हमें ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए बच्चे को। देखिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो ब्रेस्ट फीडिंग ईजी होती है, पहले दिन ही हो जाती है। अगर सिजेरियन है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब नेक्स्ट सिजेरियन में भी आप नेक्स्ट डे से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू कर दीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो ब्रेस्ट में जो भी हमारा दूध होता है, मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क, वो सबसे बेस्ट न्यूट्रिशंस उसमें होते हैं अपने बच्चे के लिए। इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, हर तरह की चीज़ उसमें होती है। अगर वो बच्चा फीड करेगा फर्स्ट 3 डेज़ में तो उसके लिए, उसकी लाइफ टाइम के लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे डिजीज़ से वो उस ब्रेस्ट मिल्क से बच सकता है। दूसरा है कि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, मान लो सजेरियन है, तो फर्स्ट डे तो उसे दूध हमें ऊपर का ही देना पड़ता है। तो जो भी हम बर्तन यूज़ करते हैं, कटोरी, चम्मच, और टोटली हाइजीनिक रखें। हर बार यूज़ करने के बाद उसे गर्म पानी से उबालें, अच्छे से धोएं, फिर बच्चे को दें। मतलब इन 3 दिनों में आपने टोटली हाइजीनिक रखना है, बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाना है, सब कुछ करना है। तो ये चीज़ें करें, मतलब टोटली हाइजीनिक रखें। जो भी बच्चे का सामान है, बर्तन है जिसमें दूध पी रहा है, वो पूरी तरह से हाइजीनिक रखें। जो दूध का पाउडर है उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें और उसे दूध उसमें से देते रहें। अच्छा, मेन आज का हमारा टॉपिक था बच्चे को जॉन्डिस से कैसे बचाएं। देखिए, बच्चा जैसे ही होता है उसके अगले दिन से आप उसे धूप दिखाइए, खूब धूप दिखाइए, जितनी आप दिखा सकते हो उतनी धूप दिखाइए। कि पीलिए से बचाने का बच्चे को सबसे बेहतरीन तरीका है सनलाइट। बच्चे को जितनी ज़्यादा धूप हो उतनी ज़्यादा दिखाएं। अगर मान लो सर्दियां हैं और आपके पास गाड़ी है, तो बच्चे को गाड़ी में अपनी गोद में बिठाइए और बच्चे के सारे कपड़े खोल दीजिए और उसे सनलाइट पड़ने दीजिए। शीशे धड़के से खोल लीजिए ताकि वेंटिलेशन बना रहे। बस देखिए, ये ध्यान रखिए कि बच्चे को डायरेक्ट हवा ना लगे और बच्चे को ठंड ना लगे। हमने धूप दिखानी है अच्छे से। गर्मियाँ हैं तब भी ऐसे करिए। बाहर आप कहीं भी खुले में आधा घंटा 1 घंटा उसे 3-4 दिन खूब धूप दिखाएं, ताकि आप तीसरे चौथे दिन जब बच्चे का पीलिया का टेस्ट कराएं तो उसमें पीलिया की जो रिपोर्ट है नेगेटिव आए। न्यूबॉर्न बेबी को पीलिया से बचाने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका सनलाइट है। जितनी ज़्यादा आप सनलाइट दिखाएंगे उतना ही बच्चा आपका हेल्दी होगा, अच्छा रहेगा, पूरी ज़िंदगी उसे कोई दिक्कत ही नहीं होगी लीवर की। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे को सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, और अपने बच्चे के पूरे बदन पे सनलाइट पड़नी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ
बाकी सारी चीज़ें ढकी हुई हैं, सिर्फ मुंह पे और या पाँव पे सनलाइट पड़ रही है। आप उसके सारे कपड़े उतार के 3 दिन सनलाइट दिखाइए, कम से कम 1 घंटा सनलाइट उसे दिखाइए। देखिए आपके बच्चे को पूरी ज़िंदगी लीवर की प्रॉब्लम ही नहीं होएगी। अच्छा, और क्या है कि कुछ एसेंशियल मेडिसिन ज़रूर रखिए अपने पॉकेट में, जहाँ भी बेबी जा रहा है या जहाँ भी वो है वहाँ पे। ये 2 मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए। क्या तो एंटीपायरेटिक, मतलब कि पैरास्टामोल की ड्रॉप्स वगैरह है, जैसे बेबी जैसी वगैरह, ये पैरास्टामोल का ड्रॉप होना चाहिए। दूसरा आपके पास कोई भी एंटीकोलिक ड्रॉप होना चाहिए, जैसे कोलिकेट आता है। ये दोनों चीज़ें हमेशा रखें, क्योंकि शुरू में बच्चे का हाजमा ठीक नहीं होता या फिर उसे कोई पेन है, कुछ भी है, ज़्यादा रोता है, तो आप ये दोनों चीज़ें दे सकते हैं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी डोज फिक्स करवा के आप मुझे वैसे ही दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपके काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।